हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि मैं आपको 4 दिन में 4 सब्जेक्ट का दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जितना आपको हो पाया है मैं एक सब्जेक्ट का कर चुका हूँ फर्स्ट ईयर में। ओके, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का मैं एक वीडियो आपका सब्जेक्टिव का डाल चुका हूँ। फर्स्ट सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे आज जो है, आज और कल 2 दिन, जैसे फ्राइडे और सैटरडे, समझ गए। 4 दिन वीडियो डालने के बाद अब आपका सब्जेक्ट कोई है नहीं बचा हुआ, तो ये 2 दिन में 4 सब्जेक्ट का करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट का लिया हूँ और फिर कल एक दिन में 2 सब्जेक्ट का लेंगे, तो चारों सब्जेक्ट से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा फिर से। तो इस सप्ताह में आपका फाइनली हर एक सप्ताह में आपको जो है 2-2 बार हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें हम जो आज लेकर आए हैं, यहाँ पे हम शामिल किए हैं बिहेवियर साइंस को और साथ में हम शामिल किए हैं बायो साइंस को, यानी बायो साइंस या बिहेवियर साइंस। ठीक है, यहाँ पे आपको कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। वहीं पे बात किया जाए बिहेवियर साइंस में, मनोसाइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में, तो हम माइंड स्ट्रक्चर से क्वेश्चन लेकर आए हैं। ओके, मन संरचना के ऊपर क्वेश्चन लेकर आए हैं, फ्राइड के मन संरचना। तो ये क्वेश्चन चलिए देखिएगा, समझिएगा। अच्छा है, क्वेश्चन सेल तो बहुत बार पूछा जा चुका है, किसी भी स्टेट से है, हिंदी इंग्लिश सब में दिया गया है। हिंदी के नीचे इंग्लिश दिया है, आप आराम से हिंदी हो या इंग्लिश हो पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, सेल क्या होता है, पहले बायो साइंस के लिए है सेल को, तो चलिए सेल देखते हैं। सेल क्या है, सेल के बारे में पूछेगा आपसे कि सेल के सचित्र जो है संरचना का वर्णन करे। 10 नंबर में या 5 नंबर में भी पूछेगा। 10 नंबर में पूछेगा तो कहेगा सेल का सचित्र वर्णन करे और सेल का कामों का लिखे। तो काम कार्य वाला आज हम लोग नहीं देखेंगे, कार्य वाला बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल का वर्णन देखते हैं। देखिए, सेल कोशिका, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1865 में की। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है कि कौन किया, रॉबर्ट हुक ने। कब किया, 1665 में। तो ये चीज़ को जान गए। चलिए अब देखिए, सेल जो होता है, कोशिका जो है, यह शरीर के सबसे सूक्ष्म, मतलब सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। अब फंक्शनल और स्ट्रक्चरल क्यों होता है? फंक्शनल इसलिए होता है कि यह शरीर के कामों में भी जो है मदद करता है, विभिन्न ऑर्गेन काम करता है तो उसमें भी मदद करता है, और साथ में यह शरीर के स्ट्रक्चर बनाने में, यानी शरीर को बनाने में भी जो है यह मदद करता है। इसके द्वारा ही बनता है हमारा बॉडी, इसीलिए इसे सूक्ष्म क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा गया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट, शरीर में अनेक सेल मिलकर ऊतकों का निर्माण करता है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि बहुत सारे सेल जो है मिल कर जो है क्या करता है, ऊतक का निर्माण करता है, और ऊतक जो है हमारे बॉडी का निर्माण करता है। इस चीज़ को आप लोग को समझना पड़ेगा। तो आज समझ लीजिए कि सेल हमारे बॉडी का सबसे सूक्ष्म क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछता है कि मानव शरीर के सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सेल है। समझ गए। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताइए कि शरीर में अनेक सेल मिलकर क्या बनाते हैं, तो शरीर में विभिन्न सेल मिलकर टिश्यू ऊतक का निर्माण करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, विभिन्न टिश्यूज मिलकर शरीर के तथा अंगों से मिलकर तंत्र का निर्माण करता है। देखिए, विभिन्न टिश्यू मिलकर शरीर का निर्माण करता है और अंगों को निर्माण करता है, सिस्टम को निर्माण करता है। तो पहले ही मैंने बता दिया कि हर एक बहुत सारे ऊतक मिल कर जो है क्या होता है, ऊतक, बहुत सारे कोशिका मिल कर ऊतक बनाता है और ऊतक मिलकर जो है बॉडी का निर्माण करता है। समझ गए। चलिए, कोशिका संरचना, कोशिका की स्ट्रक्चर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब संरचना की बात किया जाए तो मुख्य रूप से जो है कोशिका को 3 भागों में इसके संरचना के लिए बांटा गया है। ओके, कौन कौन से 3 भाग हैं देख लीजिए। पहला भाग है कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद होता है कोशिका द्रव या जीव द्रव, या इसी को कोशिका अंग बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मा, या इसी को हम लोग ऑर्गेनेंजिस बोलते हैं। ठीक है, सेल के ऑर्गेनील्स बोलते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनील्स बोलते हैं। कोशिका अंगक, या इसी को कोशिका द्रव, या इसी को जीव द्रव कहते हैं। साइटोप्लाज्मा, या इसी को फिर जो है आप लोग सेल ऑर्गेनील्स बोलिए। ठीक है, और एक सेल मेम्ब्रेन तो हो ही गया। एंड तीसरा है केंद्रक। केंद्रक जैसे देखिए
जैसे ये हमारा क्या है, कोशिका है, ये कोशिका है, इसके बीच में नाभिक होता है जिसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं। ओके, अब ये जो हमारा ए वाला जो होता है, यही जो है हमारा क्या होता है, ये इसके भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होता है। ओके, उसके बाद जो है ये जो लगा हुआ होता है, इसके अंदर जो द्रव होता है इसी को हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। और यह सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, यह सेल मेम्ब्रेन होता है, काते काते साइड से सेल मेम्ब्रेन होता है, बीच में सारा द्रव भरा होता है इसमें, तो इसको कोशिका द्रव कहते हैं। और बीच में केंद्रक होता है, ठीक है। और यह जो लाइनिंग होता है यह सेल मेम्ब्रेन का लाइनिंग होता है साइड से। तो ये तीनों के बारे में आप लोग जान गए। चलिए, ये हो गया। अब कोशिका झिल्ली क्या होता है, पहला क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में देख लीजिए। यह पतली झिल्ली के रूप में सेल के बाहर चारों तरफ स्थित होता है। मैंने क्या बताया कि जैसे यह सेल है तो यह पतली झिल्ली के रूप में सेल के बाहर चारों तरफ जो है मौजूद होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर को बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब ये जो कोशिका द्रव जो इसमें अंदर भरा हुआ द्रव रहता है और इसी में तैरता हुआ बहुत सारे कोशिका का अंग रहता है, तो ये जो कोशिका द्रव जो है कोशिका में भरा हुआ है, तो इसको एक जो है स्ट्रक्चर प्रदान करने में यह झिल्ली मदद करता है। समझ गए। चलिए, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कोशिका झिल्ली ब्लड से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन ग्रहण करती है तथा अपशिष्ट CO2 को बाहर निकालती है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है कोशिका झिल्ली, जो यह बाहर स्थित होता है कोशिका के, तो यह क्या करता है कि ब्लड जो होता है, ब्लड से पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स लेता है और ऑक्सीजन लेता है, ग्रहण करता है, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका में रहता है उसको बाहर CO2 को निकालता है। ठीक है। चलिए, चूँकि जिंदा रहने के लिए कोशिका को भी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। समझ गए ना। चलिए, अब यहाँ पे जो आपका देख लीजिए कोशिका झिल्ली के क्या कार्य होते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाते हैं कि कोशिका झिल्ली के क्या कार्य होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, कोशिका झिल्ली के कार्य होता है कि यह झिल्ली यह सेल को निश्चित आकृति प्रदान करता है। झिल्ली जो है कोशिका के परागमर्गता रेगुलेट करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, कोशिका से जो है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो एक प्रकार से कार्य को भी आप लोग ऊपर जो है देख लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पे आपको रही बात चित्र बनाने का, तो चित्र आप कैसे भी बना सकते हैं। ऐसे गोला भी बना दीजिएगा, इसके अंदर केंद्रक को दर्शा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाहर इसके सारे साइड से जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे द्रव दे दीजिएगा, यहीं पे कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया दे दीजिएगा। ठीक है, राइबोसोम दे दीजिएगा यहीं पे। ठीक है, इसी प्रकार से आप दे दीजिएगा। ये सब कोशिका अंग जितने भी अंदर में रहता है। ठीक है, इसको कोशिका झिल्ली नाम दीजिएगा, इस बीच वाले को द्रव नाम दीजिएगा। ठीक है, और इसको केंद्रक नाम दीजिएगा। इसी प्रकार से इसका बनता है स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए दूसरा है कोशिका द्रव या जीव द्रव या कोशिका अंग। अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कोशिका अंग। ठीक है, देख लीजिए, महत्वपूर्ण है ये वाला पॉइंट। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एवं केंद्र के चारों तरफ जो है पाए जाने वाले रंगहीन कलरलेस चिपचिपा एवं अर्धपरागमय पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे यह गोला है, ठीक है, यह आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, चारों साइड से लगा हुआ है झिल्ली। अब इसके बीच में केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक कोई भी चीज़ का सेंटर में ही केंद्रक होता है। अब ये केंद्रक है, तो झिल्ली के क्या चीज़, झिल्ली चारों तरफ जो झिल्ली है, झिल्ली के सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर और केंद्रक के, इस केंद्रक के चारों तरफ जो है एक द्रव भरा होता है जो रंगहीन होता है, चिपचिपा होता है और ये अर्धपरागमय होता है। और इसी को हम लोग कोशिका द्रव या जीव द्रव कहते हैं, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, और इसी के अंदर जो है, इसी द्रव के अंदर बहुत सारे कोशिका के जो ऑर्गेन होते हैं वह तैरते रहते हैं इसी द्रव में, इसीलिए इसे कोशिका अंग भी कहा जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, साइटोप्लाज्मा में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कोशिका अंगक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मा जो जीव द्रव है, ये वाला अंदर वाला जो द्रव है, इसके बीच में केंद्रक है और जो ये द्रव है, इस द्रव में बहुत सारे कोशिका के अंग मौजूद होते हैं जो इस द्रव पर तैरते रहता है। इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कोशिका अंग बोलते हैं। ठीक है, कोशिका अंग कौन कौन से हैं देख लीजिए। यहाँ पे पहला देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं, कोशिका का पावर हाउस, समझ गए। दूसरा है राइबोसोम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इसको शॉर्ट में बोलते हैं, समझ रहे हैं ना चीज़ को। चलिए, गोल्जी उपकरण, गोल्जी का इसी को बोलते हैं, गोल्जी एपार्टस, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, सेंट्रोसोम। ठीक है, तो ये आप जो है कम से कम ये 6 पॉइंट याद रखिए कोशिका अंग में, कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
है, राइबोसोम होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, गोल्गी काय होता है, लाइसोसोम होता है और सेंट्रोसोम होता है। ये 6 लाइनें याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये सब कोशिका अंग है जो ये सब द्रव पर तैरते रहता है, केंद्रक के बाहर और झिल्ली के अंदर में, ठीक है ना। चलिए जो महत्वपूर्ण है पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका भित्ति, कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इससे द्वारा एटीपी का निर्माण एवं संग्रह किया जाता है। मैंने बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं सेल का, क्योंकि इसके द्वारा एटीपी का निर्माण होता है और संग्रह भी इसी के द्वारा होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य होता है देख लीजिए। कार्य होता है ग्लूकोज का उपापचय, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, मतलब यह ग्लूकोज का उपापचय करता है एवं एटीपी का निर्माण के साथ साथ संग्रह भी करता है, ठीक है। तो यह 2 कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया। एकदम आसान है भाषा में, समझिए। राइबोसोम क्या होता है देख लीजिए। रॉबर्ट हुक ने इन्हें राइबोसोम नाम दिया। ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले एक प्रोटीन की बनी हुई छोटी छोटी संरचना होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से छोटी एवं गुच्छे के रूप में होती है। मतलब ये जो राइबोसोम होता है ना, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, चारों साइड से लगा हुआ है। अब इसमें अंदर केंद्रक है और यहाँ पे मान गए माइटोकॉन्ड्रिया ये है, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा हो सकता है अंदर में, ठीक है ना। ये द्रव पर तैरता है, ठीक है। अब इसी में जो है एक धागे नुमा जो है हल्का पतला जो है संरचना होता है, जिसको राइबोसोम नाम दिया गया है, जो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से छोटा होता है लेकिन गुच्छे के समान में यह होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, समझ गए चीज़ को। चलिए अब राइबोसोम होता है, इसके अंदर में जो होता है आरएन प्रोटीन होता है, जिसे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री, सेल इंजन भी कहते हैं। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रोटीन को फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो समझ लीजिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहते हैं। यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब जो प्रोटीन का निर्माण करेगा तो फैक्ट्री होगा ही होगा। तो राइबोसोम एक फैक्ट्री की तरह होता है प्रोटीन का, ओके। इसे सेल इंजन भी कहा जाता है। तीसरा होता है अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इससे जो है हम लोग ईआर भी कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए ईआर जो होता है यह सब के सब कोशिका के अंदर ही ऑर्गेन है। यह सामान्यतः 2 प्रकार के होता है, ठीक है। कौन कौन? एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और एक होता है रफेज ईआर यानी खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये 2 प्रकार के जो है आपके अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए गोल्गी उपकरण, गोल्गी काय क्या होता है साथियों? गोल्गी काय, गोल्गी एपार्टस, यह प्रोटीन एवं लिपिड की पैकिंग तथा परिवहन करने में सहायक है। इसीलिए इसे सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। गोल्गी उपकरण, यह गोल्गी काय क्या करता है कि यह एक उपकरण की तरह काम करता है। उपकरण मीन्स यह किसी भी प्रोटीन या लिपिड को क्या करता है? पैक करता है और एक जगह से दूसरे जगह ढोने का काम करता है, परिवहन का काम करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसीलिए इसे सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? पोस्ट ऑफिस में सामान कुरियर भी होता है जो आपको एक जगह से दूसरे जगह भेजता है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए गोल्गी उपकरण, गोल्गी एपार्टस जो है एक प्रकार का क्या है आपका? यह परिवहन का काम करता है सेल में, और एक स्थान से दूसरे स्थान जो है परिवहन में सहायक होता है। किसका? प्रोटीन और लिपिड का। इसीलिए इसे सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, ओके। बहुत आसान भाषा में हम यहाँ पे शामिल किए हैं, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइसोसोम क्या होता है साथियों? लाइसोसोम का मतलब होता है यह गोल्गी उपकरण द्वारा निर्मित झिल्ली युक्त गोले होते हैं, ठीक है। यह लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम जो है, जो गोल्गी उपकरण अभी ऊपर देखे ना परिवहन का काम करता है, वह गोल्गी उपकरण के द्वारा एक जो है एक मेम्ब्रेन मतलब एक झिल्ली युक्त गोला होता है लाइसोसोम। यह विशेष परिस्थिति में अपने अंतः पदार्थ को भी पचा देता है, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। मतलब ऐसे परिस्थिति उत्पन्न होता है जहाँ पे ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर जो पदार्थ होता है उसको भी यह क्या करता है? खा जाता है, नष्ट कर देता है, पचा लेता है। इसीलिए इसे जो है आत्मघाती थैली, सुसाइड ऑफ बैग कहते हैं। तो कोई अगर पूछेगा कि लाइसोसोम को सुसाइड ऑफ बैग क्यों कहते हैं, तो सीधा कहिएगा कि यह गोल्गी उपकरण जो होता है उसके द्वारा निर्मित एक गोला होता है झिल्ली युक्त। अब एक गोला होता है तो ये एक ऐसा कभी कभी परिस्थिति बनता है जहाँ पे इसके अंदर जो पदार्थ होता है उसका जो है पाचन यह खुद कर लेता है, खुद पचा लेता है और नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसे जो है आत्मघाती थैला कहा जाता है, ओके। चलिए
ये हो गया। लाइसोसोम के क्या कार्य होते हैं देख लीजिए। अंतःकोशिकीय पाचन, यह कोशिका के अंदर चीज़ों को पाचन कर काम करता है, ठीक है। सक्षम स्वभक्षण, ठीक है। फैगोसाइटिसिस होता है, ऑटोलाइसिस होता है और ऑस्टियोजेनिस होता है। तो यह जो है ये सब काम करता है। एंड लास्ट है देखिएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है तो देख लीजिए। सेंट्रोसोम, यह सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियल्स स्थित होते हैं। मतलब एक जो सेंट्रोसोम होता है ना उसमें 2 सेंट्रियल्स शामिल होता है। सेंट्रोसोम क्या है? कोशिका का अंग है जिस अंग में 2 सेंट्रियल्स शामिल होता है, ध्यान रखिएगा। यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन चक्र का नियमन करता है। मतलब ये जो आप सेंट्रोसोम देख रहे हैं ना, यह सिर्फ और सिर्फ एनिमल यानी जानवरों के कोशिका में पाया जाता है और यह कोशिका विभाजन चक्र में भाग लेता है, नियमन करता है। ओके, इसका कार्य क्या है देख लीजिए। विभाजन के समय सेंट्रियोल्स द्वारा वक्र तंतुओं का डिवीजन होता है। यह जो है कोशिका विभाजन में भाग लेता है और जो है यह सेंट्रियोसोल जो है भाग लेता है सेंट्रीसोम के। ओके, तो ये 6 आप जो है याद रखिएगा। मैंने आपको सबके बारे में बेसिक चीज़ें बता दिया है कि कौन क्या होता है, क्या काम होता है। अब लास्ट वाला स्ट्रक्चर बचा हुआ है यहाँ पे, केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होते हैं? केंद्रक। चलिए देखते हैं। यह कोशिका के सबसे सेंटर होता है। न्यूक्लियस की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। देखिए, कोशिका के नाभिक का खोज के बात करेगा केंद्रक का तो रॉबर्ट ब्राउन, और संपूर्ण कोशिका की सीधा बात करेगा तो रॉबर्ट हुक। समझ गए? न्यूक्लियस का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंगक, लार्जेस्ट ऑर्गेन होता है। और आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि कोशिका के सबसे बड़ा ऑर्गेन कौन होता है तो उसका केंद्रक होता है, ठीक है। चलिए, ह्यूमन बॉडी की समस्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब मनुष्य में जितना भी कोशिका होगा सब कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन मनुष्य की एरिथ्रोसाइट जो लाल रक्त कोशिका होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। मतलब आरबीसी जो होता है ना, ब्लड के जो आरबीसी एक पार्ट होता है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड आरबीसी, आरबीएस लिखे हैं। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, इसके जो कोशिका होते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एरिथ्रोसाइट। समझ गए? यह केंद्रक विहीन होता है आरबीसी, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? यह सभी कार्यों को नियंत्रण करता है, ठीक है। केंद्रक के भीतर जो विद्यमान द्रव को केंद्रिका द्रव या न्यूकोप्लाज्मा कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं एक कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारा द्रव भरा हुआ है जिसे केंद्रक, जिसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, और बीच में केंद्रक है, ठीक है। तो इस केंद्रक में भी द्रव भरा है जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव कहते हैं। ओके, केंद्रक के भीतर धागे नुमा अवयव उपस्थित होते हैं जो मुख्यतः प्रोटीन से निर्मित होते हैं। धागे की इन गुच्छों को क्रोमेटिन या गुणसूत्र कहते हैं। अब ये जो कोशिका है, इस कोशिका के केंद्र में जो है द्रव भी है और साथ में इसमें धागे नुमा एक जो है क्या होता है, अवयव होता है। जैसे धागे नुमा एक अवयव होता है, इस धागे नुमा अवयव जो है बिल्कुल प्रोटीन से बना है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन या गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका केंद्रक है। इस केंद्रक में धागे एक संरचना होता है जिसे हम लोग क्रोमेटिन या गुणसूत्र बोलते हैं। समझ गए? चलिए, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कहा जाए न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी गाढ़ी गोल संरचना होती है जो केंद्रिका कहलाती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यह कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर केंद्रक है और इसके जो है चारों साइड द्रव भरा हुआ है और चारों साइड से कोशिका अंग है, ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटा सा जो है एक गोला गाढ़ी गोला संरचना होता है जिससे हम लोग केंद्रिका कहते हैं, ठीक है। अब इसी में एक जो है धागे नुमा संरचना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम बोलते हैं। यह कितना होता है मानव में? तो 46 होता है और जोड़ा में 23 पेयर होता है। समझ गए? तो यहाँ तक मैं आपको केंद्रक तक बता दिया, सभी संरचना। कोशिका आपका यहाँ पे समाप्त होता है, फिगर बना दीजिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है कोशिका का जो हम पढ़ाए हैं, सब के सब यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, हिंदी के नीचे इंग्लिश हम दे रखे हैं, ओके ना। चलिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका बिहेवियर साइंस का, बहुत शानदार प्रश्न है। फ्रायड का मन संरचना मॉडल, ठीक है, या इसी को हम लोग व्यक्ति में उपाहम, अहम, पराहम को वर्णित करे, पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे क्या बिहेवियर साइंस का है, यहाँ पे देख लीजिए। एक प्रश्न बिहेवियर साइंस से लिए हैं जो कि आपका पेपर नंबर 2 होता है एग्जाम का। पेपर नंबर 1 बायो साइंस होता है जिसका ये क्वेश्चन कर लिए। देखिए, फ्रायड का मन संरचना मॉडल जो होता है यहाँ पे दिया गया है, या तो क्वेश्चन में ये पूछेगा या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसी व्यक्तित्व के उपाहम, अहम या पराहम को वर्णित करें। मीन्स आईडी, ईगो या सुपर ईगो को वर्णित करें। अब मैं बताता हूँ आपसे,
आईडी और ईगो में अंतर पूछ देगा तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि फ्रायड का मन संरचना मॉडल होता क्या है। सिगमंड फ्रायड ने सन 1923 में, ठीक है ना, सन 1923 में मन के संरचनात्मक मॉडल को परिभाषित किया जो हमारे मानसिक जीवन को वर्णित करता है। मीन्स जो फ्रायड थे, फ्रायड ने अपने मन संरचना मॉडल को 1923 में जो है क्या किए, इन्होंने लाया और परिभाषित किया जो हमारे मानसिक जीवन को वर्णित करता है, मानसिक जीवन को बताता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण 3 उपतंत्रों द्वारा होता है। यह जो आप देखे हैं फ्रायड ने जो बनाए, इसमें 3 चीज़ों को लिया इन्होंने और इसी 3 चीज़ों पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को इन्होंने बताया कि इसी तरीका के व्यक्ति के व्यक्तित्व का होता है निर्माण, ठीक है। कौन कौन से होता है, चलिए पहला आप देखिएगा यहाँ पे, पहला जो है वो है ईडम, ये ईदम, इसी को आईडी या उपाहम कहते हैं, ओके। दूसरा है अहम, ईगो इसको बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है ईगो, इसी को घमंड भी बोलते हैं। तीसरा है प्राहम या सुपर ईगो। तो ये 3 चीज़ों मिलकर व्यक्ति के मन संरचना या व्यक्तित्व को बनाता है, ठीक है। अब चलिए एक एक करके तीनों को हम लोग देखेंगे। हिंदी वाले हिंदी में देख समझिए, इंग्लिश वाले भी हिंदी में समझिए। लिखने के लिए आप इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, इसको अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे तो आपको बाउंस कर सकता है, नो डाउट, ठीक है। चलिए देखिए, उपाहम या ईदम क्या होता है। उपाहम का मतलब या ईदम जो होता है, यह एक लैटिन भाषा, लैटिन शब्द के जिसका अर्थ है यह, इट होता है। आईडी का लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है यह, मतलब इट होता है। पहला पॉइंट, कोई डाउट। चलिए, आईडी जो होता है मनुष्य की नैसर्गिक सहज वृत्ति और व्यक्तित्व की संरचना को प्रकट करता है। मतलब आईडी जो होता है किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को जो है दर्शाता है कि व्यक्ति में पर्सनालिटी क्या है। अब पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि व्यक्तित्व के संपूर्ण गुण, किसी व्यक्ति में संपूर्ण गुण को ही जो है व्यक्तित्व कहते हैं, जिसमें उसका खाना पीना, पहनावा ओढ़ावा, चाल चलन, बोली भाषा, व्यवहार, उठना बैठना, ये सब के सब व्यवहार के व्यक्तित्व के अंदर आता है। समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए, तो यही जो है आईडी जो है व्यक्तित्व को, संरचना को दर्शाता है। आईडी किसी व्यक्ति में जन्म से मौजूद अभिन्न हिस्सा है। आईडी जो होता है किसी व्यक्ति में जो है ऐसा एक गुण है जो उसके जन्म से मौजूद होता है, समझ गए। ईदम जो होता है व्यक्ति में जन्म से मौजूद होता है। अब व्यक्ति का जो नैसर्गिक क्रिया है या जो व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं उसके जन्म से ही मौजूद होता है, ठीक है, कि वह कैसे बिहेव करता है, कैसे खाता पीता है, कैसे लोगों से के साथ में रहता है, कैसे उसका पहनावा ओढ़ावा है, कैसा बिहेव करता है, तो कहीं ना कहीं ये उसको जन्म से ही रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो विशेष रूप से हमारी यौन इच्छा, आवेगों, आक्रामकता और शारीरिक आवश्यकताओं का स्रोत है, ठीक है। आईडी जो होता है यह हमें जन्म से मौजूद होता है और यह जो होता है कि यह यौन इच्छा, इमोशन और आक्रामकता और शारीरिक आवश्यकताओं को एक स्रोत को दर्शाता है, समझ गए, कि हमें शरीर को क्या चाहिए क्या नहीं। ईदम उपाहम जो है वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ईदम का जो है रियलिटी, वास्तविकता से कोई रिलेशन नहीं है। यह अचेतन स्तर पर काम करता है। यह क्या करता है, अचेतन मतलब अनकॉन्शियस स्तर पर काम करता है। अब जब आप आगे देखेंगे कॉन्शियस क्या होता है, अनकॉन्शियस क्या होता है, पता चल जाएगा। सीधा समझिए, अनकॉन्शियस का मतलब है कि आपके माइंड में कोई भी चीज़ याद नहीं रहता है, आप अपने आसपास के चीज़ों से कोई संबंध नहीं रखते हैं, तो ही अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। चलिए, जो सहज वृत्ति प्राथमिकता पर जोर देता है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, यह अचेतन स्तर पर काम करता है। जो सहज वृत्ति इंस्टिंक्ट प्राथमिकता पर जोर देता है, जो क्या करता है, सहज वृत्ति इंस्टिंक्ट प्राथमिकता को जोर देता है, कौन, आईडी, समझ गए। चलिए, ईदम को खुशी का सिद्धांत, जो हमारा आईडी है इसे हम लोग खुशी के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ईदम को डैश के रूप में भी जानते हैं, तो खुशी के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यह हमारे मन में दर्द या दुख जैसी स्थिति से बचने की मांग करता है। अब यह क्या होता है कि जो आईडी है, हमें दुख या कष्ट या दर्द होने पर यह हमारे मन को जो है इससे बचाने का मांग करता है, ठीक है। ईदम को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। अब जो आईडी है, आईडी प्रकार जो होता है, हमारे बीच में, हमारे अंदर जो है कोई अच्छे बुरे का ज्ञान ईदम में नहीं होता, ठीक है। यह किसी भी इच्छा
की तुरंत संतुष्टि पर जोर देता है, या किसी भी इच्छा की तुरंत संतुष्टि पर जोर देता है। मतलब यह इंस्टिक्ट, मतलब जल्दी से जल्दी कोई काम में हो जाए। नहीं कहते हैं कि कोई व्यक्ति देखते होइएगा कि किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा जो है क्या करता है, अपने अंदर एक्साइटेड हो जाता है और वो सोचता है कि अभी जो काम 2 दिन के बाद हो अभी के अभी हो जाए। मतलब यह इदम जो है तुरंत किसी भी चीज़ को जो है इच्छा को संतुष्टि होने पर जोर देता है। ठीक है, इदम हमारे व्यक्तित्व का दुर्गम हिस्सा है, जिसमें से अधिकांश नकारात्मक चरित्र के रूप में वर्णित है, जिससे यह सहज ज्ञान तक पहुंचने और जीवन में ऊर्जा भरने का कार्य करता है। देखिए, इदम जो होता है यह व्यक्ति के जन्मजात एक अभिन्न हिस्सा होता है, जो रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, और यह जो है किसी भी चीज़ को पाने के लिए तुरंत जो है जोर देता है, आत्मा को संतुष्टि के लिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये काम करता है, और यह किसी भी चीज़ को इंस्टिक्ट हो जाए इसके लिए जोर देता है। यह जो है इससे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता है कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा करेंगे तो, या किसी भी चीज़ को कहता है कि नहीं अच्छा है या बुरा है हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए ही होना चाहिए अभी। इस तरीक़ा से जो है बनाता है व्यक्तित्व को। और यह जो है और इस प्रकार के कंडीशन जब होता है कि आदमी को इंस्टिंक्ट किसी भी चीज़ पर कदम लेता है, तो उस व्यक्ति में जो है नकारात्मक चरित्र के रूप में ज़्यादा होता है। समझ गए, मतलब जल्दबाजी में किया गया काम गलत ही होता है ज़्यादातर। तो यही चीज़ें यहाँ पे कहा गया है, और इसलिए यह हमारे व्यक्तित्व का एक दुर्गम हिस्सा है। ओके, समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आईडी हो गया, इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं अहम। इसी को घमंड कहते हैं, ईगो। ठीक है, ईगो का मतलब होता है अहम। अहम जो देखिए, ईगो टी सेल्फ, मैं अहम। अहम का ईगो का मतलब होता है कि सेल्फ का, मैं या अहम। ठीक है, इसका मतलब है वास्तविकता के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। अब आईडी में क्या था कि वास्तविकता पर कोई सिद्धांत पर काम नहीं करता, लेकिन ईगो जो है, घमंड जो है, यह वास्तविकता पर काम करता है, इसके अनुसार ही काम करता है। ठीक है, फ्रायड से पहले ईगो शब्द को स्वयं की भावना के मतलब के लिए संबोधित किया जाता है। मतलब जब फ्रायड नहीं आए थे उससे पहले ईगो को जो है स्वयं की भावना, मतलब अपने भावना इमोशन के लिए काम में लाया जाता था, संबंध आता था। ठीक है, परंतु बाद में इससे सहनशीलता, नियंत्रण, कंट्रोल, योजना, रक्षा, सूचना संश्लेषण, स्मृति के रूप में और मानसिक कार्यों को करने वाला, नैतिकतापूर्ण निर्णय लेने वाला बताया गया। मतलब फ्रायड जब नहीं आए थे उससे पहले ईगो को जो है स्वयं की भावना, सेल्फ इमोशन के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में जो है इसे टॉलरेंस मतलब सही सुनता, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, प्लानिंग मतलब योजना, डिफेंस मतलब रक्षा, सूचना का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेमोरी, इस सब के मानसिक कार्यों को करने वाला, एक नैतिकतापूर्ण निर्णय लेने वाला बताया गया। अब जब किसी व्यक्ति में घमंड होता है तो नहीं जानते हैं कि वह खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है कि हमें क्या निर्णय लेना, हम ये निर्णय लेंगे, ये लेंगे, उसका मेमोरी काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, वह प्लानिंग में बहुत ज़्यादा रहता है, वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता है, जिसके अंदर घमंड आता है। तो ये सब व्यक्ति के अंदर ईगो जो है एक बताता है। ओके, चलिए, ईगो वास्तविकता से अलग करता है, ईगो वास्तविकता को अलग करता है। देखिए, जिस प्रकार से इदम में भी वास्तविकता से जो है कोई लेना देना नहीं था, उसी प्रकार से जो है यहाँ भी वास्तविकता को ईगो अलग करता है। यह हमारी सोच और समझ को व्यवस्थित करता है। ठीक है, जो हम इदम हमारे पर्सनालिटी को बताता था, तो यह हमारे सोच और समझ को बताता है कि हमारे अंदर कितना सोच और समझ है किसी चीज़ के प्रति, और हमारे आसपास की दुनिया बनाने में मदद करता है। और ये जो ईगो होता है यह हमारी आसपास की दुनिया को बनाने में मदद करता है। कैसे? जब हमारे अंदर किसी चीज़ के प्रति सोच और समझ होगा तभी तो हम अपने आसपास की दुनिया को बनाएंगे या उसमें मदद करेंगे किसी भी चीज़ में। तो यही जो है ईगो होता है। समझ गए? चलिए, इसे उपाहम से ऊर्जा प्राप्त होता है। जो ईगो होता है ना, ईगो को आईडी जो ऊपर पढ़े हैं उससे ऊर्जा मिलता है। ठीक है, ईगो उपाहम पर नियंत्रण की तरह कार्य करता है। और जो हमारा पर्सनालिटी होता है ना, जो हमारा आईडी है, आईडी हमारे पर्सनालिटी को बताता है। ठीक है, कैरेक्टर को बताता है। तो ईगो जो है उसी आईडी, उसी पर्सनालिटी पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। कि समझ गए ना, ईगो आईडी को नियंत्रण करता है। समझ गए? चलिए, इसे द्वितीयक चिंतन प्रक्रिया भी कहा जाता है। मतलब ईगो को जो है दूसरे सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि अभी ऊपर देखे हैं कि ईगो जो है जितना सोच और समझ को व्यवस्थित करता है, तो उसी प्रकार से ईगो को सेकेंडरी थिंकिंग भी कहा गया है। ओके, इसे अधिकांश कार्य चेतन अवस्था में व कुछ कार्य अचेतन अवस्था में संपन्न होते हैं। मतलब जो ईगो में, जो कोई व्यक्ति ईगो में अपने अनुसार काम करता है तो वह व्यक्ति ज़्यादा सोच समझ के काम करता है, उसका चेतन मन जागृत रहता है। लेकिन कुछ कुछ जो काम होता है वह अचेतन में संपन्न होता है। अचेतन मतलब किसी चीज़ के बारे में नहीं जान रहा हो, समझ गए, वह अचेतन होता है। तो वही होता है। समझ गए?
चलिए, इसे सीट ऑफ कॉन्सिनेंस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सीट ऑफ कॉन्सिनेंस भी कहा जाता है। ओके, यह इदम व पराहम के मध्य संतुलन का काम करता है। अब ऊपर में जो हम लोग ईगो पढ़े, इदम पढ़े हैं, और इसके बाद हम लोग सुपर ईगो पढ़ेंगे, और ये जो बीच में ईगो पढ़ रहे हैं, तो इसको और इसको बीच में यह संतुलन का काम करता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, अब यहाँ पे ईगो के बारे में देख लीजिए। ईगो अहम, इदम और पराहम के बीच मध्यस्थता का काम करता है। अभी ऊपर में देखे हैं कि जैसे इधर हो गया आईडी, इधर हो जाएगा सुपर ईगो, और बीच में हो गया ईगो, तो यह मध्यस्थता का ही काम करेगा। ठीक है। ईगो में बचाव की मुद्रा, अवधारणा, बौद्धिक, संज्ञात्मक और कार्यकारी कार्य भी शामिल होते हैं। चूँकि ईगो एक हमारा सेल्फ का चीज़ है, एक मैं का चीज़ें हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को बौद्धिक क्षमता वाला समझता है, अपने आप को बचाने वाला और बचाव की मुद्रा वाला, समझ गए ना, इस प्रकार से कार्य करता है। तो यही जो है ईगो को ये सब कार्य भी शामिल होता है। ओके, चलिए, ये हो गया। अब इंग्लिश यहाँ पे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे पराहम में। पराहम यहाँ पे देख लीजिए, सुपर ईगो दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए। सुपर ईगो मुख्य रूप से मनुष्य को उसके माता पिता द्वारा सिखाया गया संस्कृति नियम है, जो इंटरनलाइजेशन प्रभाव व्यक्त करता है, जो कि मनुष्य को मार्गदर्शन और प्रभाव लागू करने में मदद करता है। देखिए, सुपर ईगो जैसा हम लोग इदम देखे हैं, जो जन्मजात जो है व्यक्ति को मिलता है, और व्यक्तित्व भी व्यक्ति को जन्मजात ही होता है, और वह पराहम जो उपाहम था इदम, वह बिल्कुल व्यक्तित्व की तरह ही काम करता है। ठीक है, लेकिन जो ईगो था वह सेल्फ के रूप में काम करता है, मैं के रूप में, और उसमें व्यक्ति के सोच समझ को बताता है। लेकिन यहाँ सुपर ईगो जो है, यह व्यक्तित्व को क्या करता है कि उसके माता पिता द्वारा जो भी सिखाए गए संस्कृति होते हैं, जो व्यक्ति के अंदर इंटरनलाइजेशन प्रभाव व्यक्त कर सकता है, मार्गदर्शन के रूप में और प्रभाव लागू करने के रूप में सुपर ईगो मदद करता है। समझ गए? यानी माता पिता से जो भी चीज़ें सिखाया जाता है बच्चे को, उसको लागू करने और मार्गदर्शन के प्रभाव के रूप में सुपर ईगो काम करता है। ठीक है, इसे हायर सेल्फ भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है हायर मतलब उच्चतम स्वयं कहा जाता है। सुपर ईगो व्यक्ति को नैतिक कर्तव्यों से अवगत कराता है। सुपर ईगो व्यक्ति को नैतिक कर्तव्य का मतलब होता है कि व्यक्ति को अपना क्या काम है, अपना क्या एक नैतिकता होना चाहिए, मोरलिटी होना चाहिए, ताकि सब व्यक्ति अपने अपने नैतिक कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है और करता भी है। जैसे बुढ़ापा होने पर माता पिता को जो है सेवा करना, ठीक है, किसी गरीब इंसान या फिर कमज़ोर को मदद करना, ये सब नैतिक काम होता है। ठीक है, तो सुपर ईगो उसी चीज़ को अवगत कराता है कि किस व्यक्ति का क्या नैतिक काम है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यह व्यक्ति के आदर्श, आध्यात्मिक लक्ष्य, विवेक को संगठित हिस्सा है, जो किसी व्यक्तिगत आलोचनाओं व प्रतिबंधित कर स्वयं की इच्छा, कल्पनाओं और भावनाओं के अनुरूप कार्य करता है। समझ गए? देखिए, सुपर ईगो जो होता है ना, व्यक्ति के आदर्श को, आध्यात्मिक लक्ष्य को और विवेक को संगठित करता है। इसमें व्यक्ति को कोई भी आलोचना हो या प्रतिबंधित हो, इस सब चीज़ों को बंद करके अपने आप की इच्छा, अपने कल्पना और अपने भावनाओं के अनुरूप कार्य करता है। तो यही जो है आपका क्या होता है, सुपर ईगो का एक होता है। ठीक है, सुपर ईगो अचेतन स्तर पर काम करता है, और ये भी क्या होता है, अचेतन स्तर पर ही काम करता है, अनकॉन्शियस पर। ठीक है, पराहम समय के साथ साथ व्यक्ति में विकसित होता है। पराहम जो होता है, यह व्यक्ति में समय के साथ क्या होता है, चेंजेज होता है, विकसित होता है। जो माता पिता सिखाए होंगे वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, तो और ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंस मिलेगा, तो और ज़्यादा अच्छे से वह काम कर पाएगा। तो यह जो है व्यक्ति के साथ साथ विकसित होता है। ओके, यह आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है, और ये जो होता है यह आइडियलिज्म यानी आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। यह अहम को आदेश प्रदान करता है, मतलब ईगो को आदेश देता है, दमन द्वारा अवांछित इच्छाओं पर नियंत्रण करना। अवांछित मतलब जो वांछित ना हो, जो पूरा होने वाला ना हो, वैसे इच्छाओं अगर होता है तो उस पर कंट्रोल जो है कौन करता है, अहम आदेश देता है। ठीक है ना, अहम जो है आदेश देता है, अहम को आदेश देता है सुपर ईगो। ईगो में निर्णय दूसरों के बारे में सोचना होता है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा इससे जो है कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ईगो जो होता है दूसरे के बारे में, चूँकि हम जानते हैं कि ईगो सोच और समझ का ही एक देन होता है, तो ये जो होता है ईगो में निर्णय के बारे में सोचना होता है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा इसका कोई जो है मतलब व्याख्या नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको मैं दोनों चीज़ें पढ़ा दिया हूँ, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, हिंदी इंग्लिश सब यहाँ पे दिया गया है। और बाकी चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको 2 बार वीडियो को देखिएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन को भी और फर्स्ट क्वेश्चन को भी मैं अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास किया हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में आसान भाषा में दिया है, आपको जो प्रीफेयर लगे उसमें तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।